नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 23 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है प्रथम पारी में, जिसमें जो टोटल 40 जीके के सवाल पूछे गए थे, तो आज एग्जैक्ट हूबहू सारे सवाल मिल गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो भी सवाल मिले हैं बिल्कुल टू द पॉइंट मिल गए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक दो सवाल में लैंग्वेज है वो सही रूप से नहीं रहती है, अस्पष्ट रहती है, लेकिन आज जो भी सवाल मिले हैं बिल्कुल डिट्टो सवाल मिल चुके हैं। तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू करना, और ये सभी क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, ताकि आने वाले सेट में इनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑलशिप की एक साथ मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ज्वाइन करने की। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। बाकी जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था प्रथम पारी में, कमेंट करके बताना इन 40 में से आपके कितने सवाल है वो करेक्ट हो पा रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर आने वाले समय में वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। बहुत से कैंडिडेट डेली मैसेज करते हैं कि एग्जाम में हमारे सवाल मिस हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि आपने यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं की है, मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं। तो 9 वर्ष पर टेस्ट बुक आपके लिए लेके आया है मात्र 299 रुपये में। अनलिमिटेड टेस्ट आप लगा सकते हो 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें ग्रुप डी के 170 प्लस मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 160 मॉक टेस्ट है, और भी अन्य सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है इसी एक पैक के साथ। और अभी जो आपके एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं उनके मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अपडेट हो चुके, तो इसका आप लाभ उठा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आपके सामने जो पहला सवाल है कि सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए किस भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा को जाना जाता है। तो अकबर से यहाँ पर अहमदनगर की रक्षा के लिए जो मुस्लिम महिला योद्धा है वो है चांद बीवी हैं। इनको जाना जाता है, ये बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षक के रूप में काम किया था। चांद बीवी आपका करेक्ट हो जाएगा। चांद बीवी अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह प्रथम की बेटी थी, और इन्होंने अहमदनगर राज्य हैं उसको यहाँ पर अकबर की सेना है उनसे बचाया था। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो ये एयरपोर्ट है नागपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नागपुर महाराष्ट्र में। अन्य जो भी व्यक्तियों के नाम पर जो इंपोर्टेंट एयरपोर्ट है आने वाले समय में बनते हैं सवाल, तो इनसे बाहर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आया हुआ एनटीपीसी में, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अमृतसर में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुवाहाटी असम में। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इंदिरा गांधी ये न्यू दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला एयरपोर्ट है ये अहमदाबाद में है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है ये मुंबई में है। और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है इंदौर एमपी में। शेख उल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तो ये व्यक्तियों के नाम पर जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कवर हो गया। आपके पूछा था भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है नागपुर महाराष्ट्र में। अगला सवाल, अरुणा अशरफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का झंडा कहां पर फहराया था। तो इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में फहराया था, मुंबई के ग्वालियर मैदान में। तो मुंबई आपके ऑप्शन में था, आपको करेक्ट करना था। ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो ये आपके हो जाएगा कंप्यूटर मालवेयर। एक तरीके से वायरस होता है, जो मालवेयर ऑप्शन में था या वायरस ऑप्शन में था, जो भी था आपको वहाँ पर सही करना था। और ये कंप्यूटर मालवेयर सॉफ्टवेयर हो जाएगा वायरस का। इसका इस्तेमाल है वो हैकर किसी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए करते हैं। अगला सवाल देखिए, अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है। तो अबिसिनिया है इथोपिया का पुराना नाम हो जाएगा। वो इथोपिया की राजधानी क्या है, वो है एडिस अबाबा। नेक्स्ट वन देखिए, सागा 220 क्या है। तो सागा 220 हो जाएगा सुपर कंप्यूटर है भारत का, और ये इसरो के द्वारा निर्मित है, विकसित किया गया। इसका अनावरण है वो 2 मई 2011 को डॉक्टर के राधा कृष्णन के द्वारा किया गया था। और भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, तो 2018 में ये प्रत्यूष और मिहिर है, ये भी भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। सवाल आ जाए कि सबसे न्यूएस्ट और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा, तो परम सिद्धि एआई हो जाएगा, ये 2020 में हुआ है। अगला सवाल देखिए, एकात्मक राज्य, जो एकात्मक राज्य है उसमें सरकार सभी शासकीय कार्य कर सकता है, कौन सी सरकार, तो ये ऑप्शन दिए गए थे केंद्र सरकार यहाँ पर हो जाएगा रिक्त स्थान में। एकात्मक राज्य में केंद्र सरकार सभी शासकीय कार्य है वो कर सकती है। टेलीफोन लाइन के जरिए सबसे तेज इंटरनेट किस विधि से पहुंचाया जाता है।
सही जवाब हो जाएगा आपके यहाँ पर DSL, जो यहाँ पर ADSL हो जाएगा आपकी एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, जो टेलीफोन लाइन के जरिए सबसे तेज़ इंटरनेट पहुँचाने का जरिया है। इसमें डाटा कम्युनिकेशन होता टेक्नोलॉजी है, और ये DSL लाइन रहती है टेलीफोन की, जिसमें फास्टेस्ट डाटा कम्युनिकेशन हो पाता है यहाँ से, और ये कॉपर की लाइन रहती है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, सवाल नंबर 9 है, पनामा पेपर लीक किस कंपनी से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएगा मोसेक फोंसेका है। 1970 में ये डॉक्यूमेंट जो लीक हुए थे, और ये जो कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता मोसेक फोंसेका द्वारा लीक किए गए थे। अगला सवाल, केरल में ओणम त्योहार पर किस फेस्टिवल स्पोर्ट है वो मनाया जाता है? तो केरल में ओणम पर्व पर जो किया जाने वाला फेस्टिवल स्पोर्ट है, या फिर केरल का जो फेस्टिवल स्पोर्ट है वो कौन सा हो जाएगा? बोट रेस है, वो फेस्टिवल स्पोर्ट है केरला का। नेक्स्ट में देखिए सवाल नंबर 11, साल एवं सागौन है। प्रत्येक सेट में अभी जो वन है, वनों के प्रकार के उदाहरण है वो जरूर देख लेना, कल भी आया था आज भी आया है। साल और सागौन किस प्रकार के वृक्ष है? तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, इसमें शुष्क और आर्द्र दोनों होते हैं, तो ये वाले हैं आपके आर्द्र पर्णपाती वन है, उष्ण कटिबंधीय। इसके अन्य उदाहरण कौन से हो जाएंगे आर्द्र पर्णपाती वन में? तो साल, सागौन तो ये पूछा गया था, शीशम है, हर्रा है, बहेड़ा, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये सभी आर्द्र पर्णपाती वन है उष्ण कटिबंधीय। और बात करूं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में, तो इससे पहले एग्जाम आया हुआ है, तेंदु, प्लास है, अमलताश, बेल, खैर, ये शुष्क पर्णपाती वन है। और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कौन से? बबूल, बेर, खजूर, नीम, खैर, खेजड़ी, प्लास, घास है, ये उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन हो जाएंगे। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन से आ जाते हैं? तो इनकी प्रजातियां हैं रोजवुड है, महुगनी, एनी और एबनी। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ है। तो वंदे मातरम की रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने उनके उपन्यास आनंद मठ से मूल रूप से संस्कृत में की थी। और ये सबसे पहले कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। आप कमेंट करके बताना, जो अपना भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो कौन से अधिवेशन में गाया गया था? अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर 13, सबसे पहले गांव में 1937 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये प्रथम सेशन है जो किसी गांव में आयोजित हुआ है कांग्रेस का। तो सबसे पहले 1937 में ये फैजपुर में हुआ था। और उस समय अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है, 1929 लाहौर और 1937 फैजपुर में। और अगला यहाँ पर सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 14, जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया है ये आपकी अवायवीय श्वसन से पूछा गया सवाल है। आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था ये 1510 में किया था। और भारतीय प्रशासन को कब सौंपा गया था? तो 19 दिसंबर 1960 को गोवा है वो आज़ाद हो गया, भारतीय प्रशासन के नियंत्रण में आ गया। जो 450 वर्ष तक ये पुर्तगाल के कब्जे पर रहा है, 1510 से 1961 तक है। और गोवा को राज्य का जो दर्जा मिला है वो 1987 को कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो ये 56वें संविधान संशोधन 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है, और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बना दिया गया था। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, अक्टूबर 2020 तक वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद तो दोस्तों 395 है, जो अभी उसके भाग और कर दिए जाते हैं अनुच्छेद की। ऐसे नहीं कि 396, 397 ऐसे नहीं बढ़ेंगे, भाग किए जाएंगे 1A, 3B इस प्रकार। तो इस प्रकार भाग करने पर तो 448 है, 470 तक कहीं कहीं ये भी बताया गया है। लेकिन ऑप्शन में आपके क्या था कमेंट करके बताना। बहुत से स्टूडेंट बता रहे हैं कि 395 ही करेक्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो अक्टूबर 2020 तक अभी जो संविधान के मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395 थे। और अनुच्छेद 395 भाग 22 थे मूल संविधान में, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में यहाँ पर 448 प्लस अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। कितने संविधान संशोधन है? तो 104 संविधान संशोधन आने वाले सेट में आएगा, देखना। ऐसे प्राणी जो कई वर्षों तक खोजने के बावजूद भी नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो ऐसे प्राणी हो जाएंगे आपके विलुप्त, बिल्कुल कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। और लुप्त प्राय क्या हो जाता है? जो विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब लुप्त होने की स्थिति में हो, यदि वही पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ बनी रहे, तो उसी प्रकार यदि वो रहेगी पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ, तो वो भी लुप्त कैटेगरी में आ सकते हैं। लुप्त प्राय हैं, विलुप्त होने से नहीं
नहीं बचाया जा सकता है, लुप्त होने की स्थिति में है। और दुर्लभ कौन से हैं, जो कहीं कहीं मिलते हैं रेयर केस में। यदि ऐसी प्रजातियां जो कि संसार में कहीं कहीं पर बहुत कम संख्या में उपलब्ध हैं तो दुर्लभ प्रजातियां हैं वो कहलाती हैं। अगला सवाल, निम्न में से किससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है। ये सवाल फिर रिपीट हुआ है, इससे पहले पूछा हुआ सवाल है। तो ओजोन परत के बढ़ने से हानि नहीं पहुंचती है, बाकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से पहुंचेगी, प्लास्टिक के ज़्यादा उपयोग से, इसमें सभी में प्रदूषण होता है। भारत का सबसे बड़ा विजय स्टेचू आपको पूछा है, सबसे बड़ा विक्ट्री स्टेचू है, तो इसका विजय स्तंभ करेक्ट होना चाहिए। मतलब विजय होने के बाद जो स्टेचू बनाया गया है, तो ये विजय स्तंभ कहाँ पर है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। इससे मेवाड़ राजा राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली जो मालवा और गुजरात की सेनाओं पर जीत हासिल की है, उसकी स्मृति में विजय स्मारक के रूप में ये 1448 में इसका कंप्लीट निर्माण हुआ है। हाइट 122 फीट है। ये चित्तौड़गढ़ किले को उसके अंतर्गत ही स्थित है राजस्थान में। अगला सवाल देखिए, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपके डोडा बेटा है तमिलनाडु में, नीलगिरी पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक हो जाएगी। और अन्य यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट पीक ये वाली हो जाती हैं नीलगिरी है, जो कि वेस्टर्न घाट की पेरेंट रेंज है। अन्य जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं पर्वत चोटियाँ से, एक तो अरावली पर्वत रेंज का पूछा जाता है, तो गुरु शिखर है माउंट आबू राजस्थान में। एक पूछा जाता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो ईस्टर्न घाट का हो जाएगा आपके जिंदगड़ा की पीक हो जाएगी, और जो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है वो है अन्नाईमुड़ी की पहाड़ियाँ। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, फीफा 2022 कहाँ पर होगा। तो फीफा 2022 ये कतर में होने वाला है। इससे पहले 2018 में कहाँ पर हुआ था, तो 18 में रशिया में हुआ था, जिसमें चैंपियन फ्रांस रही थी, रनर अप क्रोएशिया रही थी, थर्ड स्थान पर बेल्जियम थी। नेक्स्ट में देखिए पेट्रोलियम, ये भी सवाल फिर रिपीट हो गया, एग्जैक्ट सवाल पूछ लिया है कि पेट्रोलियम या फिर जो तेल है ऑयल एक्सपोर्टिंग में निर्यातक में दूसरे नंबर पर कौन सा देश है। तो तेल निर्यातक में दूसरे नंबर पर हो जाएगा रशिया है। यदि एनालिसिस आपने देखा होगा तो ये सवाल जरूर आपने सही किया होगा। तेल निर्यातक देशों में प्रथम पर सऊदी अरब है, सेकंड पर रशिया है, थर्ड पर इराक है। और विश्व में ऑयल उत्पादन में, ये तो निर्यातक है, उत्पादन में प्रथम यूएस आ जाएगा, सेकंड सऊदी अरब है, थर्ड रशिया है। और पूछ ले कि भारत को सबसे ज़्यादा तेल ऑयल सप्लाई कौन करता है। तो भारत को 2018-19 के डाटा के अकॉर्डिंग इराक सबसे ज़्यादा, सेकंड सऊदी अरब। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, सभी को पता होगा, बहुत बार रिपीट हो रहा है। उसमें था एक ऑप्शन मलेशिया है जो कि नहीं होगा। बाकी जो 5 कौन से देश हैं जो शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में, तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है। तो अजंता की गुफाएं हैं, केव्स है, उसमें जो पेंटिंग की गई है वो है आपके भित्ति चित्र, कौन सी, मूरल हो जाएगी, भित्ति चित्रकला है। और इसमें भी एक टाइप होता है, भित्ति चित्र में भी टाइप है, तो वो टेम्पेरा हो जाएगा। ऐसा चित्र जो दीवारों पर बनाया जाता है। और यहाँ पर अजंता गुफाओं की बात करो तो इसमें जो भी चित्र पेंटिंग है वो बुद्ध और बुद्ध के जीवन के चरणों से जुड़ी जातक कथाओं की कहानियाँ इसमें बताई गई हैं, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है ये अजंता की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं हैं, वहाँ पर भी यही पेंटिंग है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया है एलोरा की गुफाओं को। और एलोरा यूनेस्को के द्वारा, एलोरा और अजंता दोनों ही 1983 में यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है विक्रम साराभाई। कौन, विक्रम साराभाई। ये भी रिपीटेड सवाल है। एक और पूछा जाता है एग्जाम में, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है। तो होमी जहांगीर भाभा। और अंतरिक्ष में आ जाए तो विक्रम साराभाई। एग्जाम में पूछा हुआ एनटीपीसी में सवाल ये भी है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है। तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में है। नेक्स्ट में देखिए, एक निब्बल में कितने बाइट है। न जाने मैंने कितनी स्टेप में ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बताया है, जब भी एग्जाम में पूछा गया था इससे पहले 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, 1 GB में कितने MB होते हैं। उसमें मैंने ये बार बार बताया था कि एक निब्बल में कितने बाइट होते हैं। तो एक निब्बल में 4 तो बिट्स होते हैं, लेकिन आपको बाइट पूछ लिया है तो बाइट आपको आधा करना था। 1/2 बाइट होते हैं एक निब्बल में, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं और यहाँ पर 4 बिट्स है तो आधा बाइट हो जाएगा। और बात करूँ एक क्रम में 2 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स, 1 KB में 1024 बाइट्स है। फिर इस प्रकार आप देख सकते हो, ये एनटीपीसी में आया था 1024 TB में कितने PB होते हैं। तो 1 पेटाबाइट होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक कौन से। तो 4 घटक है। एक तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, एक जल है, बाकी यहाँ पर सनलाइट हो गई और क्लोरोफिल हो गई। तो ये 4 महत्वपूर्ण घटक हैं फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों में। और इसके द्वारा प्रोडक्ट क्या बनता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले सेट में। प्रोडक्ट एक तो ये ग्लूकोज बन जाएगा, एक बन जाएगा आपकी एक ऑक्सीजन है यहाँ पर मुक्त रहती है। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। CSIR का फुल फॉर्म आपको पूछा है तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। स्थापना 1942 में दिल्ली में स्थित है।
और ये भी आपकी फिर रिपीट हुआ सवाल ऑपरेटिंग सिस्टम का। इससे पहले मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, एग्जाम आया हुआ सवाल है। तो उपयोगिता जो यूजर्स हैं और कंप्यूटर सिस्टम जो हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, उनके बीच मध्यस्थता का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर कौन सी पंचवर्षीय योजना है, ये भी रिपीट हुआ सवाल है एक्स्ट्रा फैक्ट से। इससे पहले आया था हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, तो वो प्रथम थी। आज पूछ लिया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है, वो पीसी महालनोबिस मॉडल योजना पर आधारित है, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। प्रथम योजना है वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका अन्य नाम गाडगिल योजना है। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच जो अवकाश है वो 1966 से 1969 है। तो ये सभी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवी पंचवर्षीय योजना है, ये ड्राफ्ट डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में यूपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो यूपीयू यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के ही एक एजेंसी है जो कि 1874 के बर्न की संधि के द्वारा स्थापित की गई, जिसका हेडक्वार्टर है बर्न स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में फड़ वाचन किससे संबंधित है, तो फड़ एक पेंटिंग रहती है, चित्रांकन रहता है, जो राजस्थान में स्पेशली एक धार्मिक हो जाएगा। ऑप्शन में धार्मिक था तो आई थिंक वही करेक्ट होना चाहिए। फड़ कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण एवं वाचन होता है, जो स्पेशली राजस्थान के शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार इसके लिए फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। तात्या टोपे किस वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम के सेना नायक थे, तो तात्या टोपे हैं ये 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सेना नायक थे। 1857 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा, ये भी एग्जैक्ट रिपीट हुआ सवाल। तो प्रथम सुपर कंप्यूटर भारत का है वो परम 8000 है। 1991 में ये विक्स डेवलप किया गया है। और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछ रहे तो CDC 6600 है, जिसको डिजाइन किया है सैम्यूर क्रे ने। अगला सवाल, स्थूल कोण उत्तक, इंग्लिश में बोले तो कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा किस प्रकार के उत्तक हैं। वैसे है तो ये आपके सरल स्थायी उत्तक, लेकिन जो ऑप्शन में इन दोनों का पूछा गया था ना, स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा, तो ये मैकेनिकल टिश्यू हो जाते हैं। इसमें भी सरल स्थायी उत्तक में भी ये मैकेनिकल टिश्यू है, जो ऑप्शन में था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो स्क्लेरेन काइमा में लिग्निन नहीं होता है, कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा है, इसमें स्क्लेरेन काइमा में क्या लिग्निन नहीं होता, इसलिए लिग्निन के बिना पूछ ले कि सरल यांत्रिक उत्तक कौन सा है, तो वो हो जाएगा कोलेन काइमा। तो सरल स्थायी उत्तक में आपके 3 उत्तक रहते हैं, कोलेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा और पेरेन काइमा। और जो जटिल रहते हैं उत्तक वो जाइलम और फ्लोएम रहते हैं। और बहुत बार यहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि पेरेन काइमा है तो इसका मुख्य काम होता है भोजन का भंडारण करना है। स्क्लेरेन काइमा का काम है पादप को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना है। तो ये सभी फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कोलेम काइमा है, कोलेन काइमा ये लचीलापन के साथ दृढ़ता प्रदान करती हैं। और फ्लोएम और जाइलम है, ये पौधे में जल का करता है जाइलम, फ्लोएम भोजन का संचरण करता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीध में हो जाते हैं तो कौन सी सागरीय घटना होती है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही एक सीध में रहते हैं तो वहां पर जो ज्वार और भाटा के सिनेरियो में वृद्ध ज्वार आ जाता है, उच्च ज्वार आ जाता है, जो स्प्रिंग टाइड कहलाता है। तो ज्वार की ऊंचाई जो सामान्य स्तर से 20% अधिक हो जाती है। ये स्पेशली अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही एक डायरेक्शन में रहते हैं, एक सीध में रहते हैं। उस केस में स्प्रिंग टाइड आता है, उच्च ज्वार आता है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल ये है, TCS कंपनी ने SSC में पूछा था, याद है मेरे को। नीप टाइड क्या है, तो नेप टाइड हो जाएगा जो निम्न ज्वार होता है। निम्न ज्वार की स्थिति कब होती है, जब एक सीध में आता है तो उच्च ज्वार होता है, लेकिन जब समकोण पर रहते हैं तीनों ही, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है, वो समकोण बनाते हैं, उस समय निम्न ज्वार आता है। मतलब जो ज्वार आएगा वो औसत ऊंचाई से 20% कम होगा और उच्च ज्वार में औसत ऊंचाई से 20% अधिक होगा। अब देखिए ज्वार और भाटा क्या है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। जब समुद्री जल है वो ऊपर आता है तो ज्वार कहलाता है और नीचे आता है तो भाटा कहलाता है। इसका कारण क्या है कि चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से। इसका खास प्रभाव पृथ्वी पर तो नहीं पड़ता है जो ठोस जमीन है, लेकिन समुद्री जल में जरूर हलचल होकर ये ज्वार और भाटा आ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और अगला सवाल देखते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी देखना कि एक दिन में प्रत्येक स्थान पर शामिल 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आता है। अगला सवाल देखिए, सेंधा नमक किस नाम से जाना जाता है, तो साल्ट रॉक है, ये हेलाइट कहलाती है। रॉक कौन सी है, हेलाइट रॉक हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र
वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, तो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है, ये ऑप्शन दिए गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग आपके शहनाई करेक्ट होना चाहिए, बाकी सितार, तबला, सारंगी है ये सभी इंडो इस्लामिक मूल के हैं। और पूछा था कौन सा नहीं है। अगला सवाल, गुजरात का प्रमुख ऑयल फील्ड साइट कौन सी है, तो गुजरात की प्रमुख ऑयल फील्ड साइट हो जाएगी आपकी अंकलेश्वर ऑयल फील्ड है। अन्य साइट भी हैं जैसे लूनज है, कलोल है, नवागाम है, कथाना, बरकोल, मेहसाणा, ये सभी महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है गुजरात की। गुजरात में रिफाइनरी वो कौन सी, जामनगर रिफाइनरी है, किसके द्वारा ओन है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा स्वामित्व में है। अगला और अंतिम सवाल, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किस केस से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपके संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए, ये केस है। आधारभूत संरचना मतलब जो संविधान संशोधन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, कि संसद है वो बिल पास करके संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो इसके तहत ऐसा नहीं कुछ भी संशोधन करते, तो यहाँ पर एक फिक्स प्रतिबंध किया गया है कि संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता, जो आधारभूत संरचना है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये है केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 वाला केस। तो इस प्रकार टोटल 40 मैंने एग्जैक्ट आपको सवाल बता दिए हैं, किसी भी सवाल में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो मिलते हैं ऑल शिफ्ट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।